हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्लीपी क्लासेस। मैं उम्मीद करती हूँ आप सारे बहुत अच्छे हैं, अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए जो कि जल्दी आने वाला है। और अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रख रहे हैं, और कहीं भी जाते हैं तो इसके जैसे मास्क ज़रूर लगा लिया करें। ठीक है, और चलिए शुरुआत करते हैं अपनी बेहतरीन और बहुत इम्पॉर्टेंट सीरीज़, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑफ गैप। ऑलराइट, और ये वीडियो किन बच्चों के लिए बनाया जा रहा है? फॉर द वंस हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी पीएफओ एग्जाम। ऑलराइट, जो जल्दी होने वाला है। और तैयारी बिल्कुल भी स्लो नहीं करनी है, अच्छे से करनी है और रिलैक्सेशन नहीं देनी। और जो बच्चे पूछ रहे हैं कि वीडियो में इतनी एड्स क्यों आती हैं, देखो भाई, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये यूट्यूब के हाथ में है, तो हमें मत बोलिए इस चीज़ के लिए। आई अंडरस्टैंड कि आपको थोड़ी दिक्कत हो जाती है उससे, बट रियली सॉरी फॉर दैट, बट वो हमारे हाथों में नहीं है। ओके। और एक और बच्चे बोल रहे थे कि थोड़ी सी स्पीड अगर आप बढ़ा लें। देखिए बच्चा, ये जो वीडियोस है ना, ये हर एक बच्चे के लिए बनाई जा रही है, चाहे वो काउंटिंग बैकग्राउंड का है, चाहे वो काउंटिंग बैकग्राउंड का नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं मैं आपको भगाऊं और कुछ क्लियर ना हो, तो फिर वो वीडियो पूरी वेस्ट हो जाएगी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जितना करवाऊं उतना आपको अच्छे से समझ में आए। ऑलराइट, और इसी वजह से ये स्पीड हर एक बच्चे के लिए बनाई जाती है, हर एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जाती है। ऑलराइट, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93, क्या इसका ये मतलब है हमने पिछली वीडियोस तक 92 क्वेश्चंस कर लिए? हाँ जी। ओके, क्या मैम इसका एक और मतलब है आज हमारी सेंचुरी हो जाएगी? देखते हैं। द नेचर ऑफ जॉइंट वेंचर अकाउंट इज, the options in front of you are real account, personal account, nominal account, none of the above. Now you are having time of 10 seconds with you. Think and then give the answer. I hope the question is clear and आपको आंसर आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा सी, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता था, याद करें? ये देखिए, रियल अकाउंट किससे रिलेटेड था? एसेट्स से रिलेटेड। ठीक है, जो चीज़ लिख रही हूँ ना, उसको कहीं लिखिए और उसको समझिए। आपको नहीं पता कि हो सकता है अगले कुछ क्वेश्चंस में आपसे यही चीज़ पूछ ली जाए। पर्सनल अकाउंट आपके स्पेसिफिक पर्सन से रिलेटेड होता है। नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर से। ऑलराइट, इसका आंसर है नॉमिनल। क्या इसका ये मतलब है जो जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं वहां पे एक्सपेंसेस और इनकम शो होती हैं? यस। ऐसे हमारा ना टी शेप में बनेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट, टी शेप में। ये है जॉइंट वेंचर अकाउंट। और जैसे ही हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं ना अकाउंट, ये अकाउंट भी वैसे ही बनेगा। इसका ये मतलब है, ये रही डेबिट साइड और ये रही क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में क्या आएगा? खर्चे, सारे खर्चे जो जॉइंट वेंचर में होते हैं। और क्रेडिट साइड में क्या आएगा? सारी की सारी इनकम्स। अच्छा, मीनवाइल हो सकता है कई बच्चों को ये ना पता हो कि जॉइंट वेंचर होता क्या है। एक छोटा सा मीनिंग आपको मैं बताना चाहूंगी। देखिए, कोई भी दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, होल्ड ऑन, कोई भी दो ऑर्गेनाइजेशंस या दो दो लोग हैं या दो एसोसिएशंस हैं, कोई भी, मतलब एक से ज्यादा, वो क्या करते हैं? एक काम को करने के लिए ना एक न्यू फॉर्म बनाते हैं, एक काम को करने के लिए। और वो जो जो ये चीज बनती है ना, न्यू चीज, वो टेम्परेरी होती है नेचर की। मतलब जब वो काम हो जाए, इन दोनों का जब काम कंप्लीट हो जाए, तो वो ये चीज बंद हो जाती है। तो जो जॉइंट वेंचर है, जॉइंट मतलब दो लोगों के बीच का, वेंचर मतलब एक स्पेसिफिक चीज जो वो करते हैं, बिजनेस जो वो करते हैं। दो या दो से ज्यादा लोग जो स्पेसिफिक बिजनेस के लिए इकट्ठे होते हैं और जो टेम्परेरी नेचर का होता है। ऑलराइट, दैट इज नथिंग एल्स बट जॉइंट वेंचर। वो जॉइंट वेंचर है। आगे देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि दिखता कैसा है। आपको पता है ना, दो या दो से ज्यादा भी। हाँ देखिए, फर्म ए है एक और दूसरी है फर्म बी। ये जॉइंट वेंचर अकाउंट कैसे बनेगा? इस साइड हमने क्या लिखा था? डेबिट साइड में क्या है हमारे? एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड में हमारे क्या है? इनकम्स। ऑलराइट, जैसे आपका वो बनता है ना, ये बिल्कुल वैसे ही बनेगा।
कोई डिफरेंस नहीं है। हमारी, देखो हमारी परचेजेस कहाँ लिखते थे हम, परचेजेस कहाँ लिखते थे, डेबिट साइड में, माइनस परचेज रिटर्न, ये माइनस करके यहाँ मेन मेन अमाउंट यहाँ बाहर आती थी। फिर एक्सपेंसेस हो रहे हैं, बैड डेट्स हो रहे हैं, जो डिस्काउंट हमने दिया वो हमारे लिए खर्चा है। ठीक है, ये सारी चीजें अभी तक आपने लिख ली। इस साइड आपने लिखी सेल्स, आपको इनकम हो रही है, सेल हो रही है, माइनस सेल्स रिटर्न, ये सारा मतलब अंदर करके बाहर की जो वैल्यू आती है ना उसको आप बाहर लिखते हैं। ये जो दो चीजें हैं ना इसको आप अंदर लिखते हैं। डिस्काउंट जो आपको मिला है वो लिखेंगे, एसेट्स टेकन ओवर और स्टॉक टेकन ओवर, ये दो नई चीजें भी यहाँ पे ऐड ऑन होती हैं। फिर अगर हमारी इनकम साइड इज मोर देन एक्सपेंस साइड, मतलब इनकम ज्यादा है खर्चे कम है, तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा। अगर एक्सपेंसेस ज्यादा होते, इनकम्स कम होती, तो यहाँ लॉस आता। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रियल अकाउंट आर रिलेटेड टू इनकम, एसेट्स, एक्सपेंस, बोथ ए एंड सी। मैंने आपको बोला था अच्छे से देखिए, आपको नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन अभी आ जाए, अभी पूछ लूं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही था, रियल अकाउंट किससे रिलेटेड है अपना। अभी तक आंसर इसका आ जाना चाहिए। जो हमारा रियल अकाउंट है, सबसे पहले ना मुझे रियल अकाउंट का रूल बताओ, रियल अकाउंट का रूल क्या होता है। होल्ड ऑन, द कलर इज नॉट चेंजिंग, या रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, मतलब ये बैलेंस शीट से आपको बताया था रिलेटेड है, बैलेंस शीट से रिलेटेड है, इसका गोल्डन रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये मैं आपको बीच बीच में रिवाइज करवाती रहती हूँ, सो दैट पुराना ना भूल जाओ आप। ऑलराइट, रियल अकाउंट, इसमें से बैलेंस शीट में से आपको क्या चीज दिख रही है, एसेट्स, इसका आंसर है एसेट्स। इनकम, एक्सपेंडिचर, ये दोनों किससे रिलेटेड है, अपना नॉमिनल अकाउंट से। ठीक है, और बोथ ए एंड सी भी नहीं होगा इसका आंसर, इसका आंसर है अपना बी। क्वेश्चन क्लियर हो गया, आगे देखिए। 95th क्वेश्चन, नेचर ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इज इट रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, सॉरी पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, या नन ऑफ द अबव। यू आर हैविंग टाइम ऑफ 10 seconds, थिंक वेरी केयरफुली। ओके, क्या हमें इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। सबसे पहले तो मुझे मतलब बताओ, रियलाइजेशन अकाउंट का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियलाइजेशन। अच्छा, नाम से क्या क्लियर हो रहा है, रियलाइज करना। रियलाइज किसको करते हैं, एसेट्स को। अच्छा, जब एसेट्स को रियलाइज करेंगे मतलब एसेट्स को बेचेंगे तो क्या आएगा अपने पास, रुपया। और जब एक्सपेंसेस इनकर होते हैं हमारे, तो क्या होता है, खर्चा। ठीक है, और रियलाइजेशन अकाउंट कब बनता है, कौन बताएगा। रियलाइजेशन अकाउंट कब बनता है, इट इज मेड व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज डिसॉल्व्ड, मतलब अब इसके जो जितने भी फंक्शंस हैं पार्टनरशिप के, अब वो अंत हो गया है उसका। पार्टनरशिप फॉर्म डूब, मतलब डूबी नहीं है, वो बंद हो गई है। लास्ट में एक अकाउंट बनता है रियलाइजेशन। तो जो हमारे पार्टनरशिप के जितने भी एसेट्स थे ना, उनको बेचोगे आप, एसेट्स को बेची, क्या आएगा अपने पास, पैसा। पैसा आएगा, ठीक है, इनकमिंग होगी पैसे की। और साथ के साथ कुछ खर्चे भी होंगे आपके, तो खर्चों में पैसा जाएगा, एक तरफ आ रहा है एक तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे इनकमिंग और आउटगोइंग चल रही है। और इनकमिंग आउटगोइंग मतलब एक्सपेंसेस है, इनकम्स है, तो ये चीज किससे रिलेटेड है, अपनी नॉमिनल अकाउंट से। इजी था क्वेश्चन, ये देखिए इसका आंसर है सी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 96th। कैश इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोप्राइटर विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज, इसको कट कर दीजिए, दो बार ही आ गया, टाइपिंग मिस्टेक।
Cash which is introduced by proprietor will be recorded in cash book as, सोचिए, अच्छा क्वेश्चन है। डेबिट साइड में होगा, क्रेडिट साइड में होगा, कि रिकॉर्ड ही नहीं होगा क्योंकि वो कैपिटल है, बताएं। या कुछ भी हो सकता है ए और बी में से। शैल वी लुक एट द आंसर? ऑलराइट, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है अपना ए, डेबिट साइड। कैश बुक कैसे बनती है, मैं आपको बताती हूँ। कैश बुक में ना, डेबिट साइड में अपनी क्या क्या चीजें आती हैं, जो चीज इनकमिंग है। कैश बुक, ध्यान रखना, जो चीज इनकमिंग है वो डेबिट साइड में आएगी, और जिसकी आउटगोइंग है, जो आउटगोइंग है वो कहाँ जाएगी, अपनी क्रेडिट में। अगर डेबिट में इनकमिंग है तो ऑब्वियसली आउटगोइंग कहाँ होगी, क्रेडिट में। ऐसे बनती है। अब इस क्वेश्चन में देखो, कैश इंट्रोड्यूस्ड बाय अ प्रोप्राइटर, मतलब ये आपका एक बिजनेस है, ठीक है। यहाँ पे प्रोप्राइटर है, कोई एक आपका जो है शेयर होल्डर वगैरह। प्रोप्राइटर मतलब जो इनिशियल करता है, बिजनेस को स्टार्ट करता है, वो पैसा लगाता है बिजनेस में। आपने इसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना, आपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। अब आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास पैसा आ रहा है, तो जो चीज आ रही है कैश बुक में, वो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं हम, डेबिट साइड। इनकमिंग कहाँ रिकॉर्ड होती है, डेबिट साइड में। किसकी बात कर रही हूँ मैं, कैश बुक की। प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में, सुनिए ध्यान से, इस चीज को कंफ्यूज नहीं होना। प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड होता है, एक्सपेंसेस। कैश बुक की डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड होता है, इनकमिंग्स। ऑलराइट, आगे चले, चलिए। 97th क्वेश्चन, सब्सिडरी बुक्स आर कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, सेकेंडरी एंट्री, फाइनल एंट्री, या नन ऑफ द अबव। सोचिए। ओके, इसका आंसर रिवील करते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, ये हमने किया हुआ है। सब्सिडरी बुक्स होती है ना जो अपनी, इनको बुक्स ऑफ ओरिजिनल, ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। और राइट, मतलब जो एंट्री पहली बार रिकॉर्ड होती है वो यहाँ आती है सब्सिडरी बुक्स में। कोई सेकेंडरी एंट्री नहीं है, कोई फाइनल एंट्री नहीं, ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। ऐसा कुछ नहीं है, इसका आंसर स्ट्रेट है, ओरिजिनल एंट्री। अगला क्वेश्चन, डेल क्रेडिटर कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन, डेल क्रेडर कमीशन, डेल क्रेडर कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, टोटल सेल्स, या बैड डेट्स। ओके, आई थिंक आपको अभी तक ये आंसर आ गया होगा। इसका देखिए टोटल सेल्स है। आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पे, ध्यान से सुनेगा। डेल क्रेडिटर कमीशन क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये किस टॉपिक से रिलेटेड है, अपना ये वाला जो कॉन्सेप्ट है किस टॉपिक से रिलेटेड है, दिस इज रिलेटेड विथ कंसाइनमेंट। ऑलराइट, जो डेल क्रेडिटर, पता है क्या क्या कॉन्सेप्ट फॉलो होता है यहाँ पे, एक होता है कंसाइनर, एक होता है कंसाइनी, और दूसरा होता है अपना कंसाइनी। कंसाइनर पता है क्या है, ये मतलब मेन है, मेन है, जो हेड होता है ना वो कंसाइनर है। ये ना कंसाइनी को बोलता है कि ना मेरे इतने गुड्स हैं, तुमने ना इन सारे गुड्स को बेचना है।
ठीक है, ये कहता है ओके मैं बेच दूंगा। ये किसको बेचता है? जनरल पब्लिक को। अब हो सकता है वो कैश में बेचे, हो सकता है वो क्रेडिट में बेचे। अब ना पता है एक ना यहाँ पे रिस्क का पॉइंट आता है, वो ये है, जब ना वो, अब इसको, इसका काम है सिर्फ बेचना, इसको ये नहीं देखना कि वो कैश है कि वो क्रेडिट में आ रहा है। ये पता है क्या करता है, ये क्रेडिट सेल्स जब करता है ना, अब इसको तो बेचना है, जितना ज्यादा बेचना है ये बेच सकता है। क्रेडिट सेल में ना कभी कभी क्या होता है, जो मतलब किसी का उधार, जो किसी ने उधार लिया होता है हमसे, जो हमारा डेटर होता है ना, डेटर, जिसने हमें पैसे बाद में देने हैं और अभी उधार पे है, ये ना पैसे नहीं देता, ये देता ही नहीं है। और जब डेटर पैसे नहीं देता ना, ये बन जाती हैं बैड डेट्स। मुझे बताएं, इस केस में लॉस किसका है? किसका लॉस है? क्या इस क्या इस कंसाइनर का लॉस है या इस कंसाइनी का लॉस है? जब डेटर मतलब ने पैसे नहीं दिए और वो बैड डेट्स बन गया, किसका लॉस है? इस सिचुएशन में जो मेन है, जिसके गुड्स हैं, जो डिजर्व करता था पैसे कमाना, वो है कंसाइनर, मतलब इसका लॉस है। अब ये बेचारा क्या करे, ऐसा क्या करे कि वो इस लॉस को कवर कर सके? उसके लिए ही होता है डेल क्रेडिटर कमीशन। ये पता है क्या कॉन्सेप्ट फॉलो होता है यहाँ पे? कंसाइनर ना बोल देता है कंसाइनी को, कंसाइनर बोलता है कंसाइनी को, देख भाई, मेरे से ना ये दिक्कत नहीं सहन होती, ये बैड डेट्स वाली, मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है, इस चीज़ का तू ख्याल रखना। अगर बैड डेट्स होंगे तो तू अपनी अपनी तरफ से दे देना, मेरे पास मत लाना, मैं उस चीज़ को नहीं झेलूंगा। मैं ना उस चीज़ को कवर करने के लिए ना तुझे क्या करता हूँ, कंसाइनी, कंसाइनर बोलता है कंसाइनी को कि मुझे बैड डेट्स वाली इंफॉर्मेशन देना ही मत और वो मेरे तक पहुंचे ही ना। मतलब अगर होए भी तो तू तू कवर कर लेना कंसाइनी, तू कवर कर लेना। बदले में कंसाइनी कहता मुझे क्या मिलेगा? अगर बैड डेट्स मैं कवर करूं तो मुझे क्या मिलेगा? ये बोलता है बदले में आपको डेल क्रेडिटर कमीशन मिलेगी। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? डेल क्रेडिटर कमीशन कंसाइनी को किस पे मिलती है? अब ये था सवाल। इसको टोटल सेल्स पे मिलेगी। कैश सेल्स का तो सवाल नहीं उठता। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना कि क्रेडिट सेल्स पे ना, टोटल सेल्स पे मिलेगी और बैड डेट्स पे भी नहीं मिलती। सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। स्टिल कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट्स में पूछ लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, 99th क्वेश्चन। An order drawn by a bank on one of its branches to pay a specific sum of money to the person named in it is called money order, check, bank draft, ki none of the above? Let's do the answer of this question. इस क्वेश्चन का आंसर है अपना बैंक ड्राफ्ट। ये काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाली है बात, बट फिर भी आपको बताती हूँ मैं यहाँ पे। ये देखिए, एक ऑर्डर है जो ना बैंक को दिया गया है, मतलब आप एक स्पेसिफिक, आप मतलब एक इंडिविजुअल है, आपको कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। आप एक इंडिविजुअल हैं, आप ना बैंक के पास जाते हैं, आप ना और क्या करते हैं, बैंक ड्राफ्ट बनवाते हैं। मतलब आप में से मेजोरिटी ऑफ द पीपल वुड बी नोइंग दिस, बट स्टिल जिनको नहीं पता ये चीज़ उनके लिए है, वो बनवाते हैं। और आप, जो बैंक ड्राफ्ट होता है ना, वहाँ पे उस स्पेसिफिक पर्सन का ना नाम लिखा होता है। अगर ना कहीं फ्यूचर में किसी कॉलेज में अप्लाई करेंगे ना, तो ये चीज़ फॉलो होती है वहाँ पे, मतलब बैंक ड्राफ्ट वगैरह बनवाते हैं वो लोग। जैसे मैंने भी कहीं अप्लाई किया था तो मेरे से भी बनवाया गया था, तो वही एग्जांपल आपको बता रही हूँ। यहाँ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का नाम था और बैंक ड्राफ्ट था यहाँ पे कुछ रुपए का। तो क्या किया, मैं बैंक के पास गई, मैंने कहा मुझे बैंक ड्राफ्ट बनवाना है। वो उन्होंने नाम लिया, पैसे लिए, वो पैसे मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो गए। अब मेरा क्या काम है, ये जो ये बैंक ड्राफ्ट है ना, जिस ऑर्गेनाइजेशन का मैंने यहाँ नाम लिखा था ना, वहाँ सबमिट करवा दूँ।
ऑलराइट, तो ये एक ऑर्डर है विच इज ड्रॉन बाय बैंक। अब इसको कौन ड्रॉ कर रहा है? इसको तो बैंक ही ड्रॉ कर रहा है ऑन वन ऑफ इट्स ब्रांचेस टू पे अ स्पेसिफिक सम ऑफ मनी टू द पर्सन नेम्ड इन इट। ये देखिए, यहाँ इसका नाम था और इस स्पेसिफिक पर्सन को पैसे मिलेंगे जो यहाँ लिखे हैं। दिस इज कॉल्ड बैंक ड्राफ्ट। आर यू क्लियर विद द कॉन्सेप्ट एवरीवन? ऑलराइट, let's do the century 100th question on your screen. The concession. The concession. First of all, 100 question. Congratulations, everyone. You made it. The concession which is given by the supplier to the buyer on purchase of goods is called purchase discount, sales discount, trade discount, cash discount. जल्दी करिए। All right, let's do the answer. Let's discuss the answer of this question. सेल्स डिस्काउंट मुझे पता है काफियों ने ये दिक्कत करी होगी, इससे ये दबा दिया होगा ना। इसका आंसर ए नहीं है। अब देखो तो सही, सिनेरियो तो देखो। द कंसेशन विच इज गिवन बाय सप्लायर, ये है सप्लायर, मतलब ये आप है सेलर, ठीक है, और ये है दूसरे बायर। डिस्काउंट कौन देता है? बायर देता है कि सेलर देता है? सेलर देता है। अब ना क्या हुआ यहाँ पे, इसने आपसे सामान लिया, आपने इसको सामान बेच दिया, मतलब आपने इसको सामान बेचा और इसने आपको पैसा दे दिया। ऑलराइट, बायर ने आपको पैसा दिया। तो डिस्काउंट जो आप आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, आपने इसको डिस्काउंट दिया क्यों? क्योंकि आपने इसको सामान बेचा है, बेचा है। इट इज सेल्स डिस्काउंट, ठीक है, आपने परचेज नहीं किया। आप ये हैं, आपने इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ना यहाँ पे दो चीजें हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं, वो चीजें भी डिस्कस होनी जरूरी है। एक ट्रेड डिस्काउंट है, एक कैश डिस्काउंट है। अब ट्रेड डिस्काउंट सबसे पहले ये क्या होता है, देखो। अब ट्रेड का क्या मतलब है? बिजनेस। ट्रेड का यही मतलब है। ट्रेड में मतलब व्यापार में कभी कभी आपको, जैसे जो आपका इनवॉइस का बिल बनता है ना, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख, 1 लाख रुपए आपका बिल बना, आप कुछ कुछ अमाउंट डिडक्ट कर देते हैं ट्रेड में, मतलब बिजनेस में ही। कितना? जैसे 5,000 आपने डिडक्ट कर दिए, तो कितना रह गया? 95,000। इस केस में जो आपने इनवॉइस से कुछ अमाउंट डिडक्ट करी है, ये 5,000 जो है, दिस इज योर ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, अब कैश डिस्काउंट क्या होता है, ये देखिए। कैश डिस्काउंट, अब ना कुछ आपके अच्छे अच्छे बायर्स होंगे, ठीक है, ये आप हैं सेलर और ये हैं आपके बायर्स। अब इसमें से ना ये एक बायर बहुत अच्छा, ये आया, कहता मतलब इसने उधार पे लिया होगा ना आपसे सामान, तो इसने ना आपको जो कैश है वो टाइम से पहले पे कर दिया। क्या आप खुश हो गए? क्या आपने बल्ले बल्ले करी? हाँ, आप बहुत खुश हो गए, सप्लायर हैं। तो इसने आपको टाइम से पहले कैश दे दिया, आपका दिल इतना खुश हो गया, आप कहते हैं लो भाई, तुम 2,000 का डिस्काउंट लो, इतना खुश हूं मैं। अब ये जो हमने खुशी खुशी में 2,000 का डिस्काउंट दिया क्योंकि इसने आपको कैश टाइम से पहले दिया, दिस इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। इतनी बात क्लियर है अपने को? चलिए ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर शगन पा लेते हैं। 101, क्वेश्चन नंबर 101। A and B share profits and losses in the ratio 3:2. They admitted C for 1/5 share in the firm. Calculate the new profit sharing ratio and sacrificing ratio. I am giving you time for this question. This is a lengthy question. Take 20 seconds. मैम इतना टाइम क्यों दे दिया? कोई बात नहीं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते।
हो गया ये क्वेश्चन सबका? जल्दी कीजिए अगर नहीं हुआ है तो। अगर इसके बाद भी आपको टाइम चाहिए, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली पॉज द वीडियो एंड देन डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? मतलब इस क्वेश्चन को फिर तब करना। ये देखिए, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2। क्या ये ओल्ड रेशो हुई? ओके ठीक है, ये ओल्ड रेशो है। इन्होंने क्या किया, सी को एडमिट किया 1/5 शेयर का, मतलब सी का क्या शेयर है अपना? 1/5 सी का शेयर है। ओके, टोटल शेयर फर्म का कितना होता है? टोटल शेयर होता है 1। ऑलराइट, इसमें से कितना सी को मिल गया? 1/5 सी को मिल गया, ठीक है? ये 1/5 शेयर ऑफ द फर्म मिला उसको। तो अब कितना शेयर बचा ए और बी के पास? कितना शेयर बचा? 1 माइनस 1/5, 4/5 उसका बचा। दिस इज कॉल्ड एज रिमेनिंग शेयर। अब रिमेनिंग शेयर रिमेनिंग पार्टनर्स के पास जाएगा। रिमेनिंग कौन कौन बचा? ए और बी। ऑलराइट, अब देखिए, अब ना आपकी ओल्ड रेशो क्या थी? ए की क्या थी? 3/5 और बी की क्या थी? 2/5। ऑलराइट, 3:2 है ना, 3 डिवाइडेड बाय 3 + 2 5, और बी की 2/5, ये ऐसे आया। जो रिमेनिंग शेयर आया ना, उसको आपने ये मल्टीप्लाई कर देना इन दोनों के साथ, सो दैट आप न्यू शेयर निकाल सके। अब चलिए न्यू शेयर निकालते हैं। क्वेश्चन में पूछा ना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग निकालो। अब न्यू शेयर निकालते हैं। सबसे पहले शेयर हमारे पास अभी कितना बचा? जैसे ए के पास कितना शेयर है अभी, कितना रिमेनिंग शेयर है? दो, ए और बी के खाते में 4/5, ये दोनों के खाते में। लेकिन उसमें से ए को कितना मिलना चाहिए? मल्टीप्लाई कर दो, पुराना शेयर इसका कितना था? 12/25। ये क्या आ गया? ए का न्यू शेयर। बी का न्यू शेयर क्या आएगा? ये था इतना रिमेनिंग शेयर, उसमें से बी का कितना हक होना चाहिए? 2/5, 8/25। अच्छा, अब सी का देखिए। सी का हमें गिवन है 1/5। यहाँ पे 12/25 है, 8/25 है, तो सी का 1/5 होगा। मुझे होता है कि मैं डिनोमिनेटर सेम करूं। अब ऐसा मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि डिनोमिनेटर में 25 आ जाए? 5 × 5, 5 ही मल्टीप्लाई करूंगी, ऊपर भी 5 नीचे भी 5, ये है 25। तो अपनी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या आ गई? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 12:8:5। ए की 12 है, बी की 8 है, और सी की 5 है। दिस इज द न्यू पीएसआर। ओल्ड क्या थी अपनी? ओल्ड ये थी। रिमेनिंग हमने ये निकाला। अब अगला चीज इसने क्या पूछी है इस क्वेश्चन में? सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है? मतलब आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग 12:8:5 है, तो जहां 12:8:5 नहीं है ना, उसको काट दो। एक तो ये ऑप्शन डिडक्ट हो गया, एक ये हो गया, मतलब अपने पास बी और सी बचा है। आगे अगले पेज पे चलती हूँ, ये पेज खत्म हो गया। इसका आंसर वैसे सी है। आपको मैंने अब क्या बताना है? सेक्रीफाइसिंग रेशो। चलिए मुझे एक बात बताएं, क्या आप इस चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं सारे बच्चे? ये क्या है? नहीं, ये रोटी नहीं है, ये मॉडर्न रोटी है। हाँ, पिज्जा, सही बोला, पिज्जा है ये, पिज्जा। अब ना पिज्जा के स्लाइसेस होते हैं, है ना? पिज्जा के स्लाइसेस होते हैं। आप ना, एक दो तीन चार पाँच छः, छः स्लाइसेस हैं। आप दो फ्रेंड्स गए, आपने कहा कि हाँ 3-3 स्लाइसेस खाएंगे, मजा आ जाएगा। एक अचानक क्या हुआ, एक और फ्रेंड मिल गया। अब इसके साथ भी पिज्जा बांटना पड़ेगा। अब पहले मैं कितना खा रहा था? एक जना पहले कितना शेयर ले रहा था? पिज्जा स्लाइसेस कितने ले रहा था? 3। अब उसको, इसको भी खिलाना पड़ेगा। मतलब तीनों में अगर इक्वली डिवाइड करेंगे तो एक हिस्से के दो दो आएंगे स्लाइसेस, ठीक है? तो अब उस बेचारे को कितनी स्लाइसेस खानी है? 2 खानी है। उसने कितना त्याग दिया? एक स्लाइस। तो क्या मैंने यही किया? ओल्ड माइनस न्यू, ये मेरा सेक्रीफाइस आ गया। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का भी यही फॉर्मूला है।
इट इज ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो अपनी क्या है, ए की 3/5, 3/5, न्यू कितनी है इसकी 12/25। और राइट, बी का क्या है, बी की ओल्ड है 2/5 और न्यू कितनी है उसकी, बी की न्यू है 8/25। चलिए इसको माइनस करते हैं। हमारे पास क्या आ रहा है, 15 - 12, 3/25, 10 - 8, 2/25। तो आपने ना सेक्रीफाइसिंग रेशो में ये नहीं कहना 3/25 = 2/25, ऐसी बात नहीं कर रही। आपने सेक्रीफाइसिंग रेशो को ऐसे शो करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ A:B इज 3:2। आर यू क्लियर विद दिस? आपने ये पूरी चीजें नहीं शो करनी। ये देखिए, आपने ये पूरा पूरा हिस्सा नहीं शो करना, ये आपने क्या शो करना है, सिर्फ ऊपर वाला, और इस टू फॉर्म में लिख लेना है, मतलब इस टू फॉर्म में ऐसे, दिस इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो 3:2 एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 12:8:5। तो आंसर क्या हो गया अपना, दिस इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग एंड दिस इज सेक्रीफाइसिंग, आंसर इज सी। I hope the class was very useful to you, and in case you liked it, do share the feedback and it gives us motivation, और ताकि हम और अच्छा आपको पढ़ाएं और अच्छे क्वेश्चंस लाएं। फिर भी कोई दिक्कत है, कोई स्पेशल अगर रिक्वेस्ट है कि हाँ इस टॉपिक के लिए लेके आए एमसीक्यूज, तो बता दीजिए, उस टॉपिक के आ जाएंगे। एंड विद दिस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।